जैसा अपन ने देख लिए थे। अब तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है यहां पर कि फंगाई को अपन कितनी क्लासेस में डिवाइड करेंगे, 4। और फंगाई को 4 क्लासेस में डिवाइड करने का बेसिस क्या है, 3 फीचर्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं यार, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तो किंगडम फंगाई आ ही गया। 3 फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे अपन फंगाई को 4 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। 3 फीचर्स हैं। सबसे पहले किसका टाइप, माइसीलियम का टाइप। दूसरा आपके पास टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, और तीसरा टाइप आपके पास स्पोर के या स्पोर फॉर्मेशन। तो टाइप्स ऑफ स्पोर्स, टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज और टाइप्स ऑफ माइसीलियम, इन 3 फीचर्स के बेसिस पर हम फंगाई को कितनी क्लासेस में डिवाइड करेंगे, 4। तो लिखेंगे पॉइंट पहला, तो ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of 1 2 3, मतलब on the basis of structure of mycelium, क्या लिखा, on the basis of structure of mycelium, second types of fruiting bodies, types of fruiting bodies and types of spore formation, on the basis of structure of mycelium, comma types of fruiting bodies and types of spore formation. Fungi are classified into 4 types. Fungi are classified into 4 types. ठीक है भाई, तो ये 4 क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ये रही चारों, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, अब पहली चीज तो याद रखना है आपको, फाइकोमाइसिटीज को हम किस नाम से जानते हैं, लोअर फंगाई। अब देखो, आप इनके फीचर्स कैसे याद रखोगे, जिस बेसिस पर अपन ने इनको डिवाइड किया है। किस बेसिस पर किया, माइसीलियम। तो सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज का आपको माइसीलियम ध्यान में रखना है। इनका माइसीलियम होता है एसेप्टेट। एसेप्टेट होगा, अगर सेप्टा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है सिनोसाइटिक होगा और अनब्रांच्ड। तो आपके पास सबसे पहला फीचर तो इनका माइसीलियम एसेप्टेट है, सिनोसाइटिक है, अनब्रांच्ड है। दूसरा, फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पर इनमें कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती, नो फ्रूटिंग बॉडीज। साथ ही साथ हमको इसमें पता है इनके अंदर कौन सा स्टेज नहीं होता, डायकैरियन स्टेज भी नहीं होता। क्यों नहीं होता डायकैरियन स्टेज, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ होती थी, इसलिए डायकैरियन स्टेज नहीं बनता था। फिर आता है इनमें स्पोर्स का टाइप।
तो इनमें आपको एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से होंगे? स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स एंडोजीनस थे या एक्सोजीनस? एंडोजीनस। इसमें मोटाइल जूस्पोर्स और नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर्स। तो जिस फीचर के बेसिस पे अपन ने फंगाई को क्लासिफाई किया था वो याद रखने हैं। अब दूसरा इसमें याद क्या रखना है, इसमें गेमीट्स बनते हैं। इनका थैलस जो है वो आगे चलकर गेमीट्स बनाएगा, ठीक है। तो गेमीट्स के कारण इनमें जो रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगेमस हो सकता है। आइसोगेमस का मतलब मेल और फीमेल गेमीट्स एक जैसे होंगे। अनाइसोगेमस मतलब डिफरेंट हो सकते हैं। और अनाइसोगेमस का एक स्पेशल टाइप होता है ऊगेमस। ऊगेमस में नॉन मोटाइल, फीमेल छोटी होगी या बड़ी? बड़ी। ऊगेमस में जो मेल गेमीट्स हैं वो स्मॉल और मोटाइल है, फीमेल गेमीट लार्ज और नॉन मोटाइल है। तो रिप्रोडक्शन ये होगा। फिर एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा है कि फ्यूजन से क्या बनता है? एक जाइगोस्पोर बनता है। तो जब मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज होंगे तो फ्यूजन से आपके पास क्या बनेगा? जाइगोस्पोर बनेगा। और फाइनली आपके पास यहां पर एग्जाम्पल्स हैं। अब एग्जाम्पल में आपको एक तो याद रखना है राइजोपस और म्यूकर। ये ब्रेड खराब करने वाले हैं, यानी ये दोनों ब्रेड मोल्ड हैं। फिर सबसे कॉमन एग्जाम्पल एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा कौन सी बीमारी कॉज करता है? वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। क्रूसीफर मतलब ब्रैसिका, मस्टर्ड एक्चुअली, मस्टर्ड। फिर आपको ध्यान में रखना है इसमें फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ये कौन सी बीमारी? लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो। और एक और याद रखनी है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। ये ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। ठीक है भाई, ये आपके पास फाइकोमाइसिटिस। हाँ, पुटेंशियनिया, पक्सीनिया, पक्सीनिया बेसिडियोमाइसिटिस, पक्सीनिया उस्टिलैगो सब बेसिडियोमाइसिटिस। हाँ हाँ, मतलब पॉइंट पे लिख लो और क्या, ये फीचर्स है। सीनोसाइटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड भाई।
इस टेस्ट में क्या क्या था आपके? ह्यूमन हेल्थ और मॉर्फोलॉजी। और आप क्या क्या रहे? हाँ हाँ, क्या क्या है? स्ट्रैटेजी। ठीक है। अच्छा, ये भी आ रहा है? बायोलॉजी क्लासिफिकेशन तो खत्म हो जाएगा अपना। एनिमल किंगडम भी आ रहा है? अच्छा, न्यूरल केमिकल कंट्रोल। अच्छा, प्लांट नहीं आ रहा? प्लांट किंगडम नहीं आ रहा? प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम चालू। कल से अपन चालू कर देंगे फिर वो प्लांट किंगडम। लिविंग वर्ल्ड आ रहा है? तो लिविंग वर्ल्ड तो देख लेंगे दोनों में से कुछ भी। पर क्लासिफिकेशन पूरा एक साथ कर लेंगे ना, लिविंग वर्ल्ड तो एक दिन का है। एक अच्छा, फिर आपके बाकी क्या है? मतलब लिविंग वर्ल्ड हो जाएगा, प्लांट एनिमल, फिर बाकी कुछ नहीं रहा? अरे स्ट्रैटेजी तो फर्जी है यार, एक दिन का स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी रोज रोज गिराया करो, मेरे को चिढ़ है मुझे उससे। अरे यार, उसमें बी कीपिंग चैप्टर पढ़ा है आपने शुरुआत में? वो सफाई करो, ये रखो साफ, ये मजा आ गया। हाँ, वो बताऊंगा ना। टिश्यू कल्चर, बायो फोर्टिफिकेशन, सिंगल सेल प्रोटीन के एग्जांपल तो देख ही लिए अपन ने सारे। बन गया ये? नेक्स्ट ले लूं? पार्थेनोजेनेसिस पढ़ ली कि नहीं पढ़ी? एस्टर साइकिल पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एस्टर साइकिल पढ़ी होगी ना, मेंस्ट्रुअल के साथ में जो एनिमल, ठीक है। फिर मोनोइशियस और डाइशियस प्लांट्स अपन ने एंजियोस्पर्म रिप्रोडक्शन में देख लिए। कौन से स्पोर? सारे वाले। जैसे ना, अब वो कारा का डायग्राम है, मर्केंशिया है, कॉकरोच है, अर्थोम है, वो तो वैसे ही एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम में सब आएंगे ही आएंगे, उसमें अलग से कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, कुछ उदाहरण बचेंगे। स्ट्रोबेलेंथस कुंथियाना, वो 12 साल में एक बार फ्लावर करता है और वो करता है। लिखा हुआ होगा तो किया ही था। हाँ, तो वो तो किया होगा ना, लेकिन जब 12 साल में। हाँ, 18। किसमें? हाँ हाँ, लिविंग वर्ल्ड की बात नहीं हो रही, ये 12 रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। लिविंग वर्ल्ड में तो सब है ही है, क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है, आइडेंटिफिक सब है, उसमें टाइम लगेगा, बताइए। सारे टूल्स हैं, सारे टैक्सोनॉमिकल टूल्स है, टैक्सोनॉमिकल एड्स है, बिल्कुल है। लेकिन वो एक दिन लगेगा हमको वो पढ़ने में, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ले लूँ आगे यार, हो गया होगा, लिख लिया होगा। नेक्स्ट, एस्कोमाइसिटीज। एक जैसे ही होते हैं यार, तो फिर मतलब अनाज जैसा रहता, तो फिर होता है उसमें छिलके विलके के साथ, छिलके विलके को हटाकर वो फूक करके वो बनता है, ऐसे ही कुछ। आगे ले रहा हूं अब मैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब एस्कोमाइसिटीज। अब देखो, एस्कोमाइसिटीज को हम कहते क्या हैं?
सैक फंगाई। अब वही जिन फीचर्स के बेसिस पे अपन ने डिफरेंशिएट किया है उसी के बेसिस पे देखेंगे हम। पहली चीज, एस्कोमाइसिटीज का पहला फीचर आपको ध्यान में रखना है माइसीलियम। अब इनका माइसीलियम पे क्रॉस वॉल्स बनने लग गई, इनका माइसीलियम सेप्टेट होगा। सेप्टेट होगा मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड होगा और ब्रांच्ड होगा। तो सेप्टेट, यूनिन्यूक्लिएटेड और ब्रांच्ड, ये माइसीलियम किसका है आपके पास? एस्कोमाइसिटीज का। दूसरा फीचर आपको ध्यान रखना है, एस्कोमाइसिटीज में वो फंगाई मतलब यूनिसेल्युलर फंगाई भी किस क्लास में इंक्लूड होंगे? एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर फॉर्म्स एज वेल। अब यूनिसेल्युलर में हमको पता है कौन आ गया? यीस्ट। फिर आपके पास एस्कोमाइसिटीज में स्पोर का टाइप कैसा होगा? कॉनिडिया। एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स आपके पास कौन से हो गए? कॉनिडिया। वहां पर कौन से थे? स्पोरेंजियोस्पोर्स। यहां पर एसेक्सुअल स्पोर्स, कॉनिडिया। एक्सोजीनस या एंडोजीनस? एक्सोजीनस, बाहर चेन के फॉर्म में है। अब एस्कोमाइसिटीज में नेक्स्ट फीचर आपको ध्यान में रखना है, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर इनमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं है तो अलग से गेमीट्स नहीं बनेंगे। पूरा का पूरा थैलस जो है वो किसके रूप में काम करता है? गेमीट के रूप में। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट हैं, इसका मतलब इनका कंप्लीट थैलस एक्ट्स एज गेमीट्स। इसका मतलब ये जो आइसोगेमस, अनाइसोगेमस, ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन है ये केवल किस में मिलेगा? फाइकोमाइसिटीज। आइसो, अनाइसो, ऊगेमस ये तरह का रिप्रोडक्शन आपको एस्कोमाइसिटीज में नहीं मिलता। और जब कंप्लीट थैलस गेमीट के जैसे रूप काम करता है तो इस टर्म को हम कहते हैं, ये पुराने एनसीईआरटी में था, सोमैटोगेमी। गेमी का मतलब तो फ्यूजन है, सोमैटो का मतलब मेन बॉडी। तो इसमें एस्कोमाइसिटीज का पूरा थैलस ही गेमीट के रूप में काम करता है। इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे? सोमैटोगेमी। इसमें आइसो, अनाइसो, ऊगेमस टाइप नहीं है। ठीक। फिर आपके पास इनमें फ्रूटिंग बॉडी बनती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फ्रूटिंग बॉडी बनेगी जिसे कहते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के अंदर 1 से 4 एस्कस होते हैं और हर एस्कस में, एवरी एस्कस हैज 4 to 8 एस्कोस्पोर्स। हमने देखा था सेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं? एस्कोस्पोर्स। क्वेश्चन आ जाए 4 भी दे रखा हो, 8 भी दे रखा हो तो बेटर आंसर 8 यहां पे लिख दिया। वैसे एक मतलब आपके पास होता क्या है, अगर मैं ये सैक, थैले जैसा फ्रूटिंग बॉडी बनता है एस्कोकार्प। इस एस्कोकार्प में 1, 2, 3, 4, 1 से 4 एस्कस होते हैं और हर एस्कस के अंदर 4 से 8 एस्कोस्पोर्स। इसलिए अपन ने देखा था एस्कोस्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स हैं या एसेक्सुअल स्पोर्स? सेक्सुअल हुए ना भाई। एसेक्सुअल स्पोर्स तो इसमें कॉनिडिया है, सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर्स हैं। एक एस्कस के अंदर कितने होंगे? 4 से 8। लेकिन अगर 4 ऑप्शन में हो, 8 भी ऑप्शन में हो तो बेटर आंसर क्या करना है? 8। अब दो चीजें, सवाल आ जाए ऐसी फंगाई का एग्जाम्पल बताओ जिसमें सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस है, एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनस है। एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनस, सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस। तो किसकी बात हो रही है? एस्कोमाइसिटीज की। देखो अब इसमें फ्रूटिंग बॉडी के भी टाइप्स होते हैं। जैसे एस्कोकार्प में एक होता है क्लीस्टोथीसियम। क्लीस्टो का मतलब ही आपको मालूम होगा, बंद। तो ऐसा फ्रूटिंग बॉडी जो बंद रहती है उसे कहते हैं क्लीस्टोथीसियम। एक होता है एपोथीसियम। एपो वैसे मतलब विदाउट होता है बट इसमें ये कप शेप्ड होता है। और एक होता है पेरीथीसियम। पेरीथीसियम ऐसा वो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। तो जो एस्कोकार्प है फ्रूटिंग बॉडी, उसके 3 फर्दर टाइप्स आप याद रखते हो। जो बंद रहता है क्लीस्टोथीसियम, कप शेप का होगा एपोथीसियम, फ्लास्क शेप का होगा पेरीथीसियम। एस्कोकार्प के अरेंजमेंट के कारण ही इसको क्या कहते हैं? सैक फंगाई। हर एस्कोकार्प में कितने एस्कस होंगे? 1 से 4।
हर एक एस्कस में कितने एस्कोस्पोज होंगे? 4 से 8। लेकिन आपको अगर एक आंसर करना हो तो बेटर क्या होगा हमारे पास? ये 8 होगा। 1 2। अब इसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं तो मैं यहाँ पे जगह नहीं है, आप फीचर लिख लो, एग्जाम्पल अलग पेज पे लिखूंगा। मतलब ये यीस्ट इसमें इंक्लूड होते हैं, यीस्ट यूनिसेल्युलर है। एक्सिलरी बर्ड्स तो डेवलप तो नोड से ही करती हैं, मतलब डेवलप तो वो नोड से ही करेंगी। आप वैसे भी अंडरग्राउंड स्टेम है या रूट है, कैसे आइडेंटिफाई करते हो? जिसमें नोड्स इंटरनोड्स हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम है भाई। आज सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड नोड रूट्स भी होते हैं और स्टेम भी होता है, तो कैसे पता चलेगा कि अंडरग्राउंड स्टेम है ये, रूट नहीं है? प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स। फ्लोरल कैसे कहोगे यार? फ्लोरल बर्ड, फ्लावर बर्ड कहाँ से होगी यार? डन, लिख लिया है सबने? अब एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटीज के। कौन गिरा? ओह, ले लो आगे अब एग्जाम्पल्स। कहां पर हो आप? आखिर में यहाँ। अब आगे ले रहा हूं। अब देखो एस्कोमाइसिटीज में कितने एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने?
सबसे पहला एग्जाम्पल तो आएगा पेनिसिलियम। अब पेनिसिलियम की कौन सी स्पीशीज से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पेनिसिलियम नोटेटम। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने एक्सपेरिमेंट्स कर किस पे रहे थे, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर। तो वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, उसे क्या कहते हैं, सेरेंडिपिटी। ठीक है, तो पेनिसिलियम नोटेटम से आपको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मिलती है। ठीक है, फिर एस्परजिलस, एस्परजिलस के दो स्पीशीज आपको ध्यान में रखनी है। एक तो एस्परजिलस नाइगर, इससे क्या मिलता था, सिट्रिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड मिलता है। और एक एस्परजिलस फ्लेवस है, इससे एक टॉक्सिन मिलता है एफ्लाटॉक्सिन, और ये इस एफ्लाटॉक्सिन से लिवर कैंसर होता है। तो एस्परजिलस की दो स्पीशीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एस्कोमाइसिट्स के अंदर कि ऐसी, इसमें ऐसी फंगाई भी इंक्लूडेड है जो डंग पे ग्रो करती है, कॉप्रोफिलस पेजिजा। तो ये कॉप्रोफिलस फंगाई है, और कॉप्रोफिलस का मतलब है इट ग्रोज ऑन डंग। ठीक है, फिर आपके पास इसमें यीस्ट आएंगी यूनिसेल्युलर फॉर्म। यीस्ट में एक तो आपको सैकेरोमाइसिस है ही, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी को अपन किस किस नाम से जानते हैं, इसको बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। अगर इसे आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, अल्कोहल बना रहे हो, तो इसको ब्रूवर्स यीस्ट भी कहते हैं। ठीक है, फिर आपके पास मोनास्कस परपुरियस, क्या मिलता था इससे, शाबाश, स्टैटिन। क्या करता था ये, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम, कैसे है, एक मिनट, वो स्ट्रेप्टोकाइनेस है, क्लॉट बस्टर, हाँ, कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाली एंजाइम HMG कोई रिडक्टेस को कंपेटिटिवली इनहिबिट करती है। एंजाइम का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मोड ऑफ एक्शन है कि ये कोलेस्ट्रॉल बनाने वाली एंजाइम को कंपेटिटिवली इनहिबिट करती है। किससे मिलेगी, यीस्ट से। सबसे ज्यादा जेनेटिक और बायोकेमिकल रिसर्च न्यूरोस्पोरा पर की गई है। न्यूरोस्पोरा पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, बीडल और टेटम। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस न्यूरोस्पोरा पर, मॉलिक्यूलर, मेंडल वाले में नहीं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते। वन जीन वन एंजाइम न्यूरोस्पोरा, इसको हम कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। मॉर्गन ने तो ड्रोसोफिला पर काम किया था यार, बीडल एंड टेटम ने। और इस पर सबसे ज्यादा मोस्ट ये फंगाई है। हाँ, अरे पहले कहा भाई, जब था, जब फंगाई को अलग किंगडम ही नहीं दिया था। मोस्ट जेनेटिक एंड बायोकेमिकल रिसर्च इस पर है। फिर ये डेलिकेसीज, मॉरल्स, ट्रफल्स, ये जो पेस्ट्रियां खाते हो आप, एडिबल्स होते हैं ये सब। मॉर्शेला, ड्रग किससे मिलती है, किससे, क्लेविसेप्स परपुरिया, इससे LSD ड्रग मिलती है, भ्रम पैदा करती है, हैल्यूसिनेशंस कॉज करती है। ये रिंग वर्म किससे होता है, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, सब किसके अंदर आएंगी, एस्कोमाइसिटीज के अंदर आएंगी। एक एरसेफी यहां,
हम्म। हाँ, न्यूट्रिएंट्स तो ही हैं। भाई देखो, प्रॉब्लम क्या है कि इनमें काफ़ी तो फर्मेंटेशन से बनते हैं, तो इनका जो बनाने का तरीका है वो एक्सपेंसिव होता है। दूसरा ये, मतलब इतनी आसानी से नहीं, कुछ एक्सपोर्ट अगर होते होंगे भाई, ये ऐसा तो नहीं कि हर जगह पे मिल जाएंगे। मतलब होते कॉस्मोपॉलिटन है, लेकिन अगेन कोई स्टेट स्पेसिफिक होंगे या कंट्री स्पेसिफिक होंगे, तो फिर एक्सपोर्ट में कॉस्ट लगती होगी, प्रोसेस में कॉस्ट लगती होगी। अब वो चीज़ है, अब वो चीज़ स्विट्जरलैंड में तो बहुत सस्ती मिलती है, स्विस चीज़ वहाँ की तो बहुत सस्ती है, वहाँ तो घर घर में बनती है, हर घर में स्विस चीज़ बनती है। बट जब वो एक्सपोर्ट होकर यहाँ पर आती है तो फिर वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। क्या LSD? डन। फिर बेसिडियोमाइसिटीज वायरसेस, हाँ काफ़ी हो जाएगा। लाइकेंस बाकी रहे, मतलब कल चालू कर देंगे हम प्लान किंगडम। कहाँ तक हो आप, आखिरी में? मोनरा याद है पूरा? मोनरा प्रोटिस्टा। फाइसेरम डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉइड? फाइसेरम डिप्लॉयड है क्या? फाइसेरम फंजाई। प्रोटिस्टा में कहाँ? स्लाइम मोल्ड्स। एक्सेप्शन तो मैंने नॉक्टिल्यू का बताया था। अब तो ले लूं। अब बेसिडियोमाइसिटीज। क्या है ये? ठीक है, अब देखो, बेसिडियोमाइसिटीज क्लब फंगाई। बेसिडियोमाइसिटीज का पहला फीचर है, इसका माइसीलियम स्पेशल होता है। स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि इसका माइसीलियम होता तो सेप्टेट है, लेकिन किस तरह के सेप्टा होते हैं इनमें? डोलीपोर सेप्टम होते हैं। और ये आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? ऐसा क्लैम कनेक्शन होता है। तो बेसिडियोमाइसिटीज का पहला स्पेशल फीचर है जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो माइसीलियम है तो माइसीलियम उनका सेप्टेट, लेकिन उसमें किस तरह का सेप्टम होता है? डोलीपोर सेप्टम है। और वो आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? क्लैम कनेक्शंस। तो आपके पास सवाल आ जाए कि क्लैम कनेक्शन वाला फंगाई या डोलीपोर वाला फंगाई जो है वो आपके पास कौन सा होगा? बेसिडियोमाइसिटीज।
पहली फीचर। दूसरा फीचर, बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते। तो आपके पास ये भी सवाल आ जाए कि ऐसी कौन सी फंगाई है जिसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होंगे, बेसिडियोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर्स। एस्कोमाइसिटीज में कॉनिडिया, ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी कॉनिडिया। तो किसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होंगे? तो इनमें इनमें जनरली फ्रैगमेंटेशन इज मोर कॉमन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन by fragmentation is more common। फिर इसमें भी बेसिडियोमाइसिटीज में किसके जैसा फीचर है, एस्कोमाइसिटीज का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होगा, सोमैटोगेमी। मतलब पूरा का पूरा थैलस गेमीट के रूप में काम करेगा, आइसो अनाइसो ऊगेमस टाइप नहीं होगा। फिर फ्रूटिंग बॉडी इसमें भी बनेगी। इनमें जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी वो क्या कहलाती है, बेसिडियोकार्प। और बेसिडियोकार्प के बाहर स्पोर्स होंगे, एक्सोजीनस सेक्सुअल स्पोर्स, जिसे क्या कहते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। तो फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प है, एक्सोजीनस स्पोर्स बेसिडियोस्पोर्स। एग्जाम्पल यहां पर आ जाने चाहिए। इसका पहला एग्जाम्पल तो होता है रस्ट फंगाई। रस्ट फंगाई जिसे हम कहते हैं पक्सीनिया। पक्सीनिया की एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज याद रखनी है, ग्रैमिनिस। ये स्टेम रस्ट या ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। आरपीएमटी में इसकी पूरी लाइफ साइकिल होती थी, कौन कौन से स्पोर्स और वो आपको नाम याद रखना है। फिर रस्ट के बाद स्मट फंगाई आती है। स्मट फंगाई इज यूस्टिलागो। इसमें यूस्टिलागो होर्डाई होती है, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। नहीं यार, अलग अलग, बहुत भयंकर ना, हिंदी में तो मुझे भी नहीं पता है। रस्ट और स्मट का हिंदी में अलग नाम होता है, मेरे को याद नहीं है। नहीं, उसमें मैं स्टेम रस्ट ब्लैक रस्ट ही लिखा हूँ, इसकी होती तो है। याद नहीं आ रहा। पफ बॉल्स जिसको कहते हैं लाइकोपर्डोन। ब्रैकेट फंगाई, पॉलीफोरस और मशरूम्स। मशरूम्स की भी 3 कैटेगरीज याद रखनी है। एक तो खाने योग्य, एडिबल कौन सा होता है, अगैरिकस। जहरीले, टोडस्टूल्स। और सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करने वाला, अमेंशिया। हाँ, हैल्यूसिनेशंस। मोस्ट पॉइजनस। वो आपने एक ड्रग पढ़ी होगी, एमेनिटिन होती है, अल्फा अमेनिटिन, वो इससे मिलती है, अमेंशिया से। बेसिडियोमाइसिटीज नाम होते हैं, अपीयरेंस के बेसिस पे नाम है यार सारे। हाँ, जुड़े हुए जो है।
अभी बताया पिछले में, जब गेमीट्स नहीं बनेंगे पूरा थैलस गेमीट के रूप में काम करता है। ये मशरूम में अगैरिकस को सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में भी यूज करते हैं। हाँ, टोड स्टूल्स नहीं 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 ये मशरूम दिखते हैं मेंढक की पॉटी जैसे, टोड स्टूल्स, इसलिए नाम दिया है इसका। हाँ, किनके फंक्शन? उत्कर्ष में फंक्शन मतलब? हाँ, मुझे भी मैं था नहीं, लेकिन मुझे पता चली पीडब्ल्यू के साथ मर्जर हो गया। वो तो पूछ लेना निर्मल सर से। 7 हो गए। नहीं नहीं नहीं, यार हाउ वुड आई नो कि शेयरिंग कैसे होगी क्या नहीं होगी? मुझे कैसे पता होगा? मैं थोड़ी बैठा था साथ में। अब फाइनली ड्यूटेरोमाइसिटीज। यार वायरसेस चालू करके खत्म करते हैं। एक सवाल आना इस चैप्टर से यार, मतलब लिखो, मतलब जल्दी लिखो इसका मतलब। मैच द कॉलम तो नहीं आएगा, स्टेटमेंट आएगा इसमें, देखना। इसमें मैच द कॉलम नहीं देंगे, वो स्टेटमेंट पे देंगे कितने करेक्ट है कितने इनकरेक्ट है। इस चैप्टर से 100% स्टेटमेंट का सवाल आएगा। मैच द कॉलम सेल्स, मैच द कॉलम वाले देखो, मैच द कॉलम सेल डिवीजन, सेल स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल्स, उस वाले यूनिट से मैच द कॉलम्स में सबसे ज्यादा संभावना है आने की। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से मैच द कॉलम्स, हार्मोन के नाम दे दें, फंक्शन दे दें, आपको मैच करना हो। इकोलॉजी से बन सकता है, ईयर दे दे, पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट, वो मैच द कॉलम बना सकते हैं। मतलब मैच द कॉलम 4-5 चैप्टर से बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। सेल तो बनेगा ही बनेगा मैच द कॉलम, सेल वाला यूनिट। पढ़ो। ये देखो जीवन में ना, मतलब ये एक पर्सनल अनुभव है मेरे पास कि, छोड़ो अभी मैं नहीं बात कर रहा, मेरे को पहले फंगाई खत्म कराना है, फिर मैं भावुक हो जाऊंगा, फिर मतलब नहीं अभी। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ग्यारह 5। अच्छा खासा शरीर दिया भगवान ने, क्यों आवाज है जो खराब कर रहे हो यार? आज बोला है मैंने, जब मैं जल्दी 10 सेकंड बाकी है, फटाफट। पसीने आ रहे हैं हाथ में आपको? हे भगवान। Hallucination most poisonous. Deuteromycetes,
ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम और किस नाम से जानते? फंगाई इम्परफेक्टी। अब आसान है, इम्परफेक्टी मतलब इनमें उन सारे फंगाई को जगह दी गई है जिनमें या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं या हमें नहीं पता। जैसे मालूम चलता है इसको हटाकर उनको अलग जगह पे डाल देते हैं। माइसीलियम आपके पास सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा, यह आपको ध्यान में रखना है। फिर एनसीईआरटी में दे रखा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया से। और ड्यूटेरोमाइसिटीज वाले फंगाई ही सबसे ज्यादा मिनरल साइक्लिंग और डीकंपोजर्स के रूप में काम करेंगे। तो यहां पर मैंने ले लिया पहला तो माइसीलियम, सेप्टेट या ब्रांच्ड अनब्रांच्ड कुछ भी हो सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल्स, सबसे पहला एग्जाम्पल ट्राइकोडर्मा का यूज, साइक्लोस्पोरम ड्रग्स मिलती है इससे, इम्यूनोसप्रेसेंट और बायो पैथोजन। ये नहीं है पैथोजन को मारता है, ये बायो कंट्रोल, बायो पेस्टिसाइड है। उल्टा हो गया। कौन सा हार्मोन इम्यूनोसप्रेसेंट था? इम्यूनोसप्रेसेंट हार्मोन, हार्मोन कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल।
डन। ठीक है, फंगाई, फंगाई के चारों क्लासेस एग्जांपल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट वायरसेस, किधर है ना आई, ऑल्टरनेरिया, आई ए, ग्यारह 15 डन, 2 मिनट। सोलानी, डन सबने, वाह बढ़िया। ठीक है भाई, अब अपने पास वायरसेस। अब वायरसेस का मतलब ही क्या होता है आपके पास, जहर या वेनम। ठीक है, सबसे पहले वायरसेस में आपको एनसीईआरटी में जो हिस्ट्री दे रखी है, और हिस्ट्री में आपको 4 साइंटिस्ट याद रखने। वायरसेस शब्द किसने दिया था, पास्चर ने। वायरसेस मतलब जहर, नाम किसने दिया, पास्चर ने। डिस्कवरी इवानोवस्की ने 1892 में। उसके बाद तीसरा साइंटिस्ट बाइजरनिक, बाइजरनिक ने इनको कंटेजियम विवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड का नाम दिया। और 1935 में स्टैनले ने टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टल बनाया, और क्रिस्टल बनाने के बाद यह मालूम चल गया कि वो प्रोटीन, उनका बाहर देखो, किसी भी कंपाउंड को अगर आप क्रिस्टल, उसका 3D क्रिस्टल बना सको, इसका मतलब वो केमिकली प्रोटीन है। समनर ने किस पर किया था, यूरियस, और यूरियस एंजाइम को समनर ने क्रिस्टलाइज किया। उसके बाद मालूम चला एंजाइम्स केमिकली प्रोटीन्स हैं। इसी तरह से स्टैनले ने टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टल बनाया, तब यह मालूम चला कि उनके बाहर का प्रोटीन, बाहर का कैप्सिड प्रोटीन से बना है। तो हिस्ट्री में आपके पास क्या क्या ध्यान में याद रखना है आपको, मतलब यहां पर वायरस नेम जो है वो किसने दिया आपके पास, पास्चर ने। वायरसेस की डिस्कवरी 1892 में इवानोवस्की, फिर बाइजरनिक ने 1898 में वायरसेस को क्या कहा, कॉल्ड देम कंटेजियम विवम फ्लूइडम। ऐसे श्लोक लगता है ये संस्कृत का। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। और फाइनली स्टैनले ने 1935 में क्या, प्लांटिनम, नहीं आज कहाँ होगा, नहीं नहीं नहीं, वायरस टाइम लगेगा। लाइकेंस भी हैं, प्रायोन्स भी हैं, वायरोइड्स भी है। हाँ मतलब इसमें लिखना ही, मतलब इसमें है क्या, क्रिस्टलाइज टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है भाई। तो पास्चर याद रखना है, इवानोवस्की याद रखना है। देखो एक बाइजरनिक साइंटिस्ट है, बाइजरनिक क्या, नाइट्रोजन फिक्स करने वाला एरोबिक बैक्टीरिया, फ्री लिविंग, यस फ्री लिविंग।
का वो किया है ये के बैजत नहीं किया नाम है उसका। हिस्ट्री लिखनी है सारी, वायरस से, हाँ हेडिंग वायरस। नहीं क्यों, लिखो ना यार, क्या बोलूं इसमें मैं। ये वेनम में यू कैसे आएगा? हैं? आ सकता है, गलती से आ सकता है, बाकी तो नहीं आ सकता। वेन्यूम, ओ है ओ। वायरस में यू आता है, वेनम में नहीं आता। आपको लगा एक ही है तो डाल ही दो। बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे भाई वो। ये और रॉबर्ट कॉच दोनों ने मिलकर ऐसे सारे, ऑलमोस्ट सारे माइक्रोब्स पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। वो एक थ्योरी ऑफ जर्म थ्योरी है जो कॉच ने दी थी। तो उन्होंने कहा था कि हर बीमारी के पीछे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप आइसोलेट कर सकते हो, उसको लेबोरेटरी में कल्चर कर सकते हो, और जब किसी नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में डालो तो वो सेम इन्फेक्शन वो वहाँ पर कॉज कर सकता है। लेकिन उसके उसके एक्सेप्शन क्या है? वायरस, क्योंकि वायरस को आप लेबोरेटरी में कल्चर कर नहीं सकते। डन, हिस्ट्री हो गई। पास्चर, इवानोवेस्की, बाइजर्निक और स्टैनले। फिर फीचर्स। अच्छा, मुझे वायरसेस को डिफाइन कैसे करोगे? नॉन लिविंग, ओ हो। नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कनेक्शन मैं आपको बोलूंगा डिफाइन वायरसेस, तो आप बोलोगे सर लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कनेक्शन, दैट इज हाउ यू डिफाइन वायरस। नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर, डिफाइन वायरसेस नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर। आय हाय, क्या डेफिनेशन। मैं मैं ना आपका, आप ऐसे वाइवा देने जाओ कहीं, ठीक है ना, वो आपसे पूछे कि डिफाइन अ वायरस, तो आप ये ऐसे ऐसे बताओगे वहां पर। चलो ठीक है, एक एक अच्छी परिभाषा मेरे पास आई थोड़ी कि न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब सेल स्ट्रक्चर तो है नहीं, केमिकली उसमें प्रोटीन का कवरिंग है और अंदर न्यूक्लिक एसिड है। तो एक अगर मुझे वायरस को डिफाइन करना हो तो इट इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नहीं, डिफाइन डेफिनेशन हुई, बाहर डेड होते हैं अंदर लिविंग होते हैं। लक्षण नहीं पूछे मैंने, परिभाषा पूछी। हाँ, नहीं मैं नहीं हटा रहा, मैं सिर्फ डिफाइन कर रहा हूं। ये है सब माइक्रोस्कोपिक ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। है तो पैरासाइट ही, पैरासाइट का मत, और इंट्रा मतलब सेल के अंदर है, और ऑब्लिगेट मतलब बाहर मरा हुआ है। तो आप ये कनेक्टिंग नहीं बोलोगे, डिफाइन कैसे करोगे? ये तीन टर्म्स में वायरसेस का सारी परिभाषा शामिल है, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स। अब फिर फीचर देखेंगे इसके। आप देखो यार, वायरसेस खतरनाक नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास,
उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और फिर भी वो आपकी ऐसे कर देता है। मतलब आप ही के शरीर में घुसता है, आप ही की सेल में एंटर करता है और आप ही की सेल को आपके खिलाफ कर देता है। अगले जन्म मुझे विषाणु ही कीजो। विषाणु मतलब वायरस, वायरस को विषाणु कहते हैं। वो आपने नहीं पढ़ा? एक वो नहीं आता था एक, क्या क्या पता है आपको? क्या पता है आपको? सबसे फैसिनेटिंग ऑर्गेनिज्म ही वायरस है। देखो आप, कुछ भी नहीं, और हर 2-3 महीने में आपकी बैंड बजा देता है, हर 2-3 महीने में। ये बेचारा कहाँ है? ठीक है, अब देखो फीचर्स में क्या क्या है। तो पहला फीचर तो हमको पता चल गया, केमिकली ये क्या हो गया आपके पास? केमिकली ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का मतलब है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए या आरएनए में से कोई एक ही होगा। डीएनए है तो आरएनए नहीं, आरएनए है तो डीएनए नहीं होगा। और प्रोटीन कवरिंग क्या कहलाती है? कैप्सिड। तो केमिकली तो आपके पास ये न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। किन किन चीजों का एक्सेप्शन है? सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको कोई जगह नहीं दी गई है। कॉच का, मैंने कहा अभी, कॉच पोस्टुलेट का एक्सेप्शन है, क्योंकि इसको आर्टिफिशियल मीडियम पे कल्चर नहीं किया जा सकता है। लिखेंगे पॉइंट्स। फीचर्स में पहला तो केमिकली वायरसेस आर chemically viruses are nucleoprotein complexes. Chemically viruses are nucleoprotein complexes, मतलब ब्रैकेट में जेनेटिक मटेरियल इज आइदर डीएनए और आरएनए। जेनेटिक मटेरियल इज आइदर डीएनए और आरएनए। यहां पे लिखेंगे बोथ डीएनए और आरएनए आर नॉट प्रेजेंट। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर नॉट प्रेजेंट। Next, the protein coat is called capsid. Protein coat is called capsid. फिर नेक्स्ट, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट या सेल्यूलर स्ट्रक्चर इज एब्सेंट। सेल्यूलर स्ट्रक्चर इज एब्सेंट ब्रैकेट में नॉन सेल्यूलर, नॉन सेल्यूलर और एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। नॉन सेल्यूलर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉट बी कल्चर्ड और ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम। cannot be grown or cultured, cannot be grown or cultured in artificial medium. मतलब ब्रैकेट में एक्सेप्शन टू कॉच पोस्चर या एक्सेप्शन टू कॉच पोस्टुलेट या जर्म थ्योरी।
नहीं, कॉज अपने आप खुद कहते हैं। एक्सेप्शन मतलब ये कल्चर नहीं कर सकते इसको आर्टिफिशियल मीडियम पे, तो ये किसका एक्सेप्शन हुआ? एक्सेप्शन टू कॉज पोस्टुलेट या जर्म थ्योरी। फिर नेक्स्ट, हैव नो प्लेस इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हैव नो प्लेस इन 6 किंगडम, इन 5 और 6, कोई भी, हैव नो प्लेस इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, आरएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो वायरसेस हैं इनका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये ज्यादातर प्लांट वायरसेस, मोस्ट प्लांट वायरसेस आर आरएनए वायरसेस, ये एनसीईआरटी में भी पॉइंट है, और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स देखो, वैसे तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा कोई वायरस है जिसका नाम आ भी जाए और आपको नहीं सुना हुआ हो, तो बहुत साफ आसान आंसर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए फिक्स होते हैं। जैसे आपके पास एडिनो वायरस है, उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। आपका T2, T4, T6, लैम्डा फेज, ये सारे लैम्डा फेजेस का जीनोमिक साइज, शाबाश, 48502 बेस पेयर्स। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में आपको याद रखना है, एक तो M13 फेज होता है, बट ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, एनसीईआरटी में एक ही है, कॉलीफेज इंटू 174 वायरस। इसका जीनोम साइज 5386 बेस पेयर्स, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी 3 ही होते हैं, रियो वायरस, रोटा वायरस, वूंड ट्यूमर वायरस। और ज्यादातर आपने जो बीमारी वाले वायरसेस पढ़े होंगे वो सब आरएनए, मतलब प्लांट वायरसेस में आपका टोबैको मोज़ेक वायरस आ गया, आपका ये पोलियो वायरस, राइनो वायरस, रेबीज वायरस, सारे ये सब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एचआईवी में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, लेकिन उसकी 2 कॉपीज होती हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हैविंग 2 कॉपीज। और सबसे पहले कौन से सेल्स को इन्फेक्ट करता है एचआईवी? मैक्रोफेजेस। उनको मारता नहीं है, फैक्ट्रीज के रूप में यूज करता है, जिंदा रखता है, फिर टी हेल्पर सेल्स को मारना चालू करता है।
लिख लिया। अब आपके पास दो डायग्राम है एनसीईआरटी में वायरसेस के। एक तो आपके पास टीएमवी का डायग्राम है, इतना खराब नहीं बना है जितना आपको लग रहा है। ठीक है, ये आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, हेलिकल 6500 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये प्रोटीन कोड है कैप्सिड, इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? कैप्सोमियर। ये कैप्सोमियर की संख्या याद रखना, टबैको मोज़ेक वायरस में कितने कैप्सोमियर्स होते हैं? 2130। ये सही नहीं, इसे अजीब सा बनाया बैक्टीरियोफेज तो, बट ठीक है। क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, सॉरी।
ठीक है, पेपर देना तो देना तो हाँ। हाँ, इसमें कोई करेक्शन है क्या पहले तो? 176 एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा, IgG 176 का 4। प्लेसेंटा नहीं, प्लेसेंटा क्रॉस करने में सबसे छोटी एंटीबॉडी काम करती है IgG, मोनोमर होती है। IgA बड़ी होती है डायमर, और सबसे बड़ी होती है IgM पेंटामर। तो प्लेसेंटा क्रॉस करने में और बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी देने में IgG। उसमें हाँ हाँ, अच्छा सेकंड ही जाए पर अब 161। तो ये तो याद रखना, इसमें क्या है, सुपीरियर यूनिक्यूलर लेग्यू, लेकिन एक ही सूशर से निकलता है ना, फटता है। लेग्यूम एक ही में कहाँ निकलेगा? गुच्छा होगा ना, निकलेगा एक ही जगह से, इसलिए। वन 86 याद रखना है यार, इसमें क्या करूं मैं, याद रखो ये तो 1। अब मैं क्या करूं डायग्राम का, वो तो लेकिन वो खिसक गया तो 165। ये स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस होता है, हाइपेंथोडियम वर्टिसिलास्टर 118। इनमें से नॉट करेक्ट का मतलब इनकरेक्ट बताना है। नॉट करेक्ट का मतलब 1
एक मिनट यार, ये तो याद रखना है आपको, बना एग्जाम्पल पता होना चाहिए सब। 190, 194, which of the following diseases is spread by mosquito and caused by protozoa? मलेरिया। फिलेरेसिस में कौन करता है? वुचेरेरिया। और वुचेरेरिया प्रोटोजोआ है। एस्के हेलमिंथस है, राउंड वर्म। एस्के हेलमिंथस के दो बीमारियां हैं, एस्केरिस और वुचेरेरिया। वुचेरेरिया को फिलेरियल वर्म कहते हैं। प्रोटोजोआ कहां है? हाँ, कौन सा क्वेश्चन? क्या बताऊं? एंटी वेनम का मतलब है पैसिव इम्यूनिटी। एंटी वेनम का मतलब जहर के विरुद्ध बनी बनाई एंटीबॉडीज दी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन एक्टिव, आपको मरा हुआ एंटीजन डाल रहे हैं या कमजोर एंटीजन डाल रहे हैं, सिस्टम खुद एंटीबॉडी बना रहा है। एक्टिव, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। यार ये तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, वेनेशन के टाइप्स नहीं याद लिखे हुए हैं आप लोगों ने। इसमें मॉर्फोलॉजी में कोई समझ वाला, या तो याद है या नहीं है। मॉर्फोलॉजी बहुत सिंपल है, या तो उदाहरण आपको याद है या उदाहरण याद नहीं है। इसमें क्या लॉजिक लगाना है? बाइनरी सिस्टम है, या तो आपको याद है वेनेशन के टाइप्स तो आंसर कर लोगे, नहीं आते तो नहीं करोगे। कौन? 178, 177। मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी आईजीजी। 70% ब्लड में सर्कुलेट होने वाली एंटीबॉडी आईजीजी। 180, स्नेक वेनम के अगेंस्ट जो इंजेक्शन देगा उसमें बनी बनाई एंटीबॉडीज होंगी, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी। सेकेंड, पहला और तीसरा तो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है। वैक्सीन थोड़ी दी जाएगी जब आपको सांप का जहर काटा है। पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, सांप के जहर के विरुद्ध और टेटनस के विरुद्ध एटीएस देते हैं, एंटी टेटनस सीरम, दोनों पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स हैं। भाई ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में तो गलती होनी नहीं चाहिए एक भी सवाल में। ये चैप्टर स्कोरिंग है, गलत होना नहीं चाहिए। 158, अरे यार ये मेरी बात सुनो, मैं क्या बताऊं इसमें, आपको याद है एग्रीगेट फूड के टाइप्स मालूम है, इकट्ठे होते हैं जिसमें, तो फिर मॉर्फोलॉजी में डाउट आने नहीं चाहिए। मॉर्फोलॉजी में या तो सवाल आता है या नहीं आता है, डाउट कैसे आएंगे? एग्जाम्पल याद है तो कर लोगे, एग्जाम्पल याद नहीं है तो एक भी नहीं होगा। आप सोचो मैं लॉजिक लगा के कोई अप्लाई मॉर्फोलॉजी में नहीं करेगा काम, वो एनिमल किंगडम में भी काम नहीं करेगा लॉजिक। या तो एग्जाम्पल्स याद है या नहीं याद है, या तो आता है नहीं आता। इसमें वो क्या है सर, ये होगा कैसे, होगा कैसे, क्या ये है फैक्ट। ठीक है, ये चैप्टर कल कंप्लीट अपना हो जाएगा, थोड़ा सा बाकी है वायरसेस के और प्रायोन्स और लाइकेंस, कल खत्म करके और कल हम प्लांट किंगडम भी चालू कर देंगे। तो प्लांट फिर लिविंग वर्ल्ड बाकी रहेगा। ठीक है भाई, चलो कल करेंगे बात।